बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 38 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 38 का नाम है द बिल्ट इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एडजस्टमेंट। मतलब कि जब इन्वायरमेंट पैदा होता है या बनता है तो इंसान किस तरह से एडजस्ट करता है उस इन्वायरमेंट को लेकर इस पूरे लेसन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है। और ये बहुत ही लेसन इंटरेस्टिंग है आपकी रूटीन लाइफ को लेकर, आपके इन्वायरमेंट को लेकर, आपके सोशल लाइफ में जो इन्वायरमेंट्स बनता है, मतलब कि हॉस्पिटल्स में या फिर अदालतों में या फिर जो है बैंक में या ऑफिस एरिया में, ये द बुलेट इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एडजस्टमेंट आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इन्वायरमेंट की साइकोलॉजी को लेकर। तो इसमें इंट्रोडक्शंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में बुलेट इन्वायरमेंट का ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन बिहेवियर और एडजस्टमेंट को शेप करने में, मतलब कि तब्दील करने में। इंस्टीट्यूशन जैसे कि हॉस्पिटल, प्रिजन्स और एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स का ना डिज़ाइन इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस और इनके इंटरेक्शंस को ना काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि मुतासिर करता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम इस बात को समझने की कोशिश भी करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस, मतलब कि जो अदारे के नक्शे होते हैं जैसे कि बैंक हो गया या कोई भी अदारा हो गया, किस तरह ह्यूमन बिहेवियर और अडेप्टेशंस, मतलब कि जो है उसको काबिल कबूल करने को अफेक्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग क्वीनिंग थ्योरी द नेवर एंडिंग वेट। अच्छा, इसमें आपको थ्योरी के अंदर एक लॉ मुतारिफ कराया गया है, वो है वाइल्ड लॉज ऑफ एडवांस्ड लाइनमैनशिप के नाम से। ओवरऑल इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इसमें बताया गया है कि लाइन, कौन सी लाइन? जब हम बैंक में खड़े होते हैं या हॉस्पिटल में लगते हैं पर्ची बनवाने के लिए या बैंक में बिल जमा करवाने के लिए या कैश निकलवाने के लिए, तो ये वाली लाइन है। तो लाइन्स या क्विज़िस, लाइन्स को क्विज़ भी कहते हैं। तो लाइन्स या क्विज़ हर दिन की ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स या बैंक या हॉस्पिटल्स। इन लाइन्स में ना खड़ा होना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग और टाइम कंज्यूमिंग वाला भी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है इंसान की। इसलिए ना ये सवाल उठता है कि इन स्पेसेस का डिज़ाइन कैसे किया गया हो, मतलब कि इन जगहों का डिज़ाइन कैसे किया जाए या कैसे किया गया हो, ये सवाल उठता है। तो वाइल्ड लॉस ऑफ एडवांस्ड लाइनमैनशिप, जो थोड़ा मजाकिया तरीके से क्वीनिंग बिहेवियर, मतलब कि लाइन में लगने के रवैये को समझाता है। इनमें ना कुछ, मतलब कि वाइल्ड लॉस ऑफ एडवांस लाइनमैनशिप में ना कुछ फनी रूल्स हैं जो लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है जब वो लाइन में खड़े होते हैं। तो कौन कौन से फनी रूल्स हैं? नंबर 1 पे जो रूल है इसका नाम है कि अगर आप शॉर्ट लाइन, मतलब कि छोटी लाइन के लिए दौड़ रहे हैं, उस लाइन को हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो वो ना सडनली लंबी बन जाती है, तो फिर क्या होगा आपका रिएक्शन? तो बाकी मैंने ये फेस किया कि यार लाइन तो अभी छोटी है, छोटी ही होगी अभी लाइन, उसके लिए मैं भागू जल्दी से अपनी जगह बना लूँ, लेकिन क्या है कि इतने में 5-6 और आगे तो लाइन लंबी होगी। ओके, दूसरा जो फनी रूल है वो बताया गया कि अगर आप लंबी लाइन में खड़े होते हैं तो जो लोग आपके पीछे हैं वो एक न्यू शॉर्ट लाइन में चले जाते हैं और पता चलता है उनका नंबर भी पहला आ गया है, तो फिर की होता है वो और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। अच्छा, तीसरा जो फनी रूल बताया गया है कि अगर आप शॉर्ट लाइन से 1 सेकंड के लिए बाहर निकलते हैं तो वो लाइन लंबी हो जाती है, तो फिर दूर फिटो में यार की हो गया फिर टाइम लंबा लगना है। अच्छा, रूल नंबर 4 में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि अगर आप शॉर्ट लाइन में हैं तो आपके आगे वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अलाउ कर देते हैं और लाइन लंबी हो जाती है, दो होती और बाकी रियल लाइफ में हुआ है ऐसा। अच्छा, 5th पॉइंट में आप स्टूडेंट्स को जो फनी रूल बताया गया है कि बिल्डिंग के बाहर जो शॉर्ट लाइन होती है वो एकदम लंबी हो जाती है। तो ऐसा हुआ भी है कि अब ये जिससे काम निकाला जा रहा है वही वेट कराएगा, तो जाहिर सी बात है कि लाइन लंबी हो गया। अगर कैशियर जल्दी बैंक में काम करेगा, कैशियर बिल जल्दी से पंच करेगा या कैश जल्दी से देगा, तो जाहिर सी बात है कि पीछे से लाइनें ख़त्म होंगी। हॉस्पिटल में जो पर्ची देने वाला है वो अगर करे, या इसी तरह जब हम बाइक के लिए निकलते हैं, मतलब कि जहाँ पे पार्किंग में अगर रसीद जो है वो जल्दी देंगे
और जल्दी जो रसीद वसूल करने वाला है, पर्ची वसूल करने वाला है, अगर वो जल्दी वसूल करे और एग्जिस्ट और इनडोर आउटडोर को जल्दी से फैसिलिटी दे तो तभी लाइन खत्म होगी। ओके। और लास्ट फनी रूल में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि अगर आप एक जगह पर इतनी देर खड़े रहें तो आप खुद एक लाइन बना देते हैं। बाकी लास्ट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ये लास्ट हमें ना लाइन में खड़े होने के दौरान जो फ्रस्ट्रेशंस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है ना, मतलब कि जो गैर वाजिया अंदाजे होते हैं ना, इसको मज़ाहिया तरीके से समझाती है। ये रूल्स ना लोगों के आम एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करती है जो वो डिफरेंट सेटिंग्स में लाइन लगाते वक्त महसूस करते हैं। द रूल ऑफ गुड आर्किटेक्चर इन पब्लिक स्पेसेस, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि अच्छा आर्किटेक्चर से पब्लिक स्पेसेस जैसे कि सुपरमार्केट्स, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स में ना हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करता है, मतलब कि बदलता है। ये जो इनके डिज़ाइंस होते हैं या नक्शे होते हैं पब्लिक स्पेसेस में, पब्लिक एरियाज़ में, सुपरमार्केट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह। अच्छा डिज़ाइन हमें ना डिस्कम्फर्ट मतलब कि परेशानी को कम करता है और फंक्शनैलिटी मतलब कि काम करने की सलाहियत को ना मैक्सिमाइज करता है। लेकिन ये बैलेंस जो है ना अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि यूज़र्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझा जाए। सीएम डेजी के इनसाइट्स ये बताती है कि डिज़ाइंस को ह्यूमन नेचर के साथ अलाइन करना ज़रूरी है और पब्लिक एटीट्यूड्स में तब्दीली लाना भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है और रिक्वायर्ड है। जनरल हॉस्पिटल्स के हवाले से आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि हॉस्पिटल्स का इन्वायरमेंट काफ़ी लोगों का हिस्सा होता है, जिसमें पेशेंट जो मुख्तलिफ नीड्स के साथ होते हैं ना और मेडिकल स्टाफ जो स्पेशलाइज्ड रूल्स में काम करते हैं शामिल होते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, जिसमें ना पेशेंट्स की नीड्स और स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स का बैलेंस ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, जबकि स्टाफ मेंबर्स स्ट्रेस में होते हैं और इन्हें अलग एनवायरनमेंट से कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अब मेंटल हॉस्पिटल एग्जाम्पल ऑफ डिज़ाइन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि रॉबर्ट सोमर की ऑब्जर्वेशंस जो मेंटल हॉस्पिटल्स में की गई थी, इन्होंने डिज़ाइंस को इम्पैक्ट्स को ना हाईलाइट किया था जो पेशेंट वेलबींग मतलब के मरीज वेलबींग है सही है पर था। जब न्यू अम्यूनिटाइज को बिना पेशेंट से कंसल्ट मतलब कि राय लिए किया इंस्टॉल किया था, वो एनवायरनमेंट तब्दील किया था जो वेलबिंग जिनकी वेलबिंग ठीक थी ना उन पेशेंट्स पे जो था वो ये ट्राई किया था एक्सपेरिमेंट। तो वो अरेंजमेंट्स जो थी ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी और सोशल इंटरेक्शंस में ना रुकावट आई थी। और ये केस ये भी बताता है कि इंक्लूसिव डिज़ाइन प्रैक्टिसेस मतलब कि सब को शामिल करने वाले नक्शे जो यूजर्स की इनपुट को समझाते हैं वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। की फैक्टर्स इन हॉस्पिटल डिज़ाइन, इसमें बताया गया कि हॉस्पिटल डिज़ाइन को समझने के लिए ना कुछ की फैक्टर्स हैं, मतलब कि अहम चीज़ें हैं जो ह्यूमन बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि प्रोक्सीमिटी मतलब कि कुर्बत मतलब कि करीब लोगों का होना, प्राइवेसी मतलब कि घर के जो प्राइवेसी समझा दिया कि ज़ाहिर से पता है कि प्राइवेसी समझाता है कि खुफिया या प्राइवेट चीज़, और कंट्रोल जो है वो शामिल है। डिज़ाइन के फैसले जैसे कि नर्सिस स्टेशंस मतलब कि नर्सिस का काम करने की जगह, रूम लेआउट्स मतलब के कमरों का नक्शा और इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स मतलब के माहौलियाती कंट्रोल काफ़ी इन्फ्लुएंसेस करता है स्टाफ की एफिशिएंसी मतलब कि काम करने की सलाहियत और पेशेंट सेटिस्फेक्शन मतलब के मरीज की खुशी पर। इन चीज़ों को समझने से हॉस्पिटल डिज़ाइन में ना बेहतरी लाई जा सकती है जो फंक्शनैलिटी मतलब काम करने की सलाहियत और यूज़र एक्सपीरियंसेस मतलब इस्तेमाल करने वाले की तजर्बे को इन्हेंस करती है मतलब बढ़ाती है।
हॉस्पिटल डिज़ाइन एंड इट्स इफेक्ट्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं इसमें मज़ीद ना आपको कुछ इस वाले पैराग्राफ में ना मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप स्टूडेंट्स को नॉलेज दे देता हूँ इस पैराग्राफ के हवाले से कि हॉस्पिटल डिज़ाइन का मकसद ये होना चाहिए कि वो बिहेवियर्स को मेंटेन करे, हेल्थी बिहेवियर्स को इंकरेज करे ताकि ना रिहेबिलिटेशन हो सके, मतलब कि इंसान को नॉर्मल जिंदगी की तरफ ला सके वो इन्वायरमेंट, और इंडिविजुअल्स को ना अपनी पोटेंशियल को समझने और अचीव करने का फ्रीडम से दे। इन्वायरमेंटल को इंडिविजुअल फेलियर्स को कंपनसेट करते हैं ना, परफॉर्मेंस जो है ना परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना चाहिए ताकि ना एफिशिएंसी और पेशेंट केयर्स का बैलेंस हो सके। ओके, हॉस्पिटल डिज़ाइन एंड इट्स इफेक्ट्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ओवरऑल इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट के लिए ना इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस को स्टडी करना ज़रूरी होता है ताकि ना समझ सकें कि फिजिकल स्पेसेस ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और इंट्रैक्शंस को कैसे शेप करती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कुछ है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और रिसर्च फाइंडिंग्स को एनालाइज करने से ना हमें इंसाइट्स मिलती है जो इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट्स को डिज़ाइन करने में मदद करती है, जो वेलबींग, प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिव सोशल डायनेमिक्स को प्रमोट करती है। और इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि हॉस्पिटल डिज़ाइन का फिजिकल लेआउट मतलब कि नक्शा डायरेक्टली सीधा यूजर बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फैसिलिटीज़ की एक्सेसिबिलिटी मतलब कि आसानी, साइनेज क्लैरिटी मतलब कि वजाहत करते हैं साइंस के ज़रिए, और नेविगेशंस मतलब कि रास्ता दिखाने की आसानी को एसेस करते हैं, तो हमें ना डिज़ाइन सजेशंस मिल सकती है जो यूजर्स एक्सपीरियंसेस और एफिशिएंसी को ना इम्प्रूव करती है। कंक्लूजन, ब्रिजिंग डिज़ाइन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि आखिर में बुलेट इन्वायरमेंट का बहुत गहरा असर होता है ह्यूमन बिहेवियर और एडजस्टमेंट पर जब वो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस मतलब कि बहुत सी एस्पेक्ट्स को ना समझ जाती हैं जो यूज़र नीड्स, फीडबैक और एम्पिरिकल रिसर्चेस को समझकर होती हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट को मदद भी देती है ताकि ना ऐसे स्पेसेस मतलब कि जगहें डिज़ाइन की जा सकें जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स को ऑप्टिमाइज कर सकें। मज़ीद ये कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस को स्टडी करके ना हम वैल्यूएबल इंसाइट्स समझ सकते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट्स को फोस्टर करती है जो वेलबींग, फंक्शनैलिटी और मीनिंगफुल इंटरेक्शंस को सपोर्ट करती है। और अगले लेक्चर्स में हम प्रिजन्स के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जो कैदियों के जो डिज़ाइंस होते हैं, नक्शे होते हैं इन्वायरमेंट्स को लेकर, वो हम लेसन नंबर 39 में पढ़ेंगे ओवरऑल। तो फिर अब मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ आप स्टूडेंट्स से, और वो रिक्वेस्ट ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या बात है स्टूडेंट्स। मेरी दुआ फिर स्पेशली आप स्टूडेंट्स को लगेगी कि अल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे, और अच्छे नंबरों के साथ साथ अल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में जितने भी मामलात हैं उनमें आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करे, और अल्लाह ताला आप पर हमेशा रहमान और रहीम, गफूर रहीम बना रहे, और खैर व आफ़ियत में आप स्टूडेंट्स को, आपकी फैमिली को अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत में रखे। एक तो ये मेरी दुआ स्पेशली होगी क्योंकि फाइनल टर्म के स्टूडेंट्स जो हैं वो अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अगर जो भी इस लेसन को वॉच कर रहा है, यहाँ तक इस लेसन में पहुँच चुके हैं, इसका मतलब है कि वो फाइनल टर्म की प्रिपरेशंस में लगा हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम ईजी लाए, और साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का भरपूर साथ दें कि जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट दिया है 2025 के एंड तक। ये 1 मिलियन टारगेट अचीव होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल जो है वो टारगेट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि 2026 में। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर को अचीव कराने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का भरपूर साथ दें ताकि ये टारगेट अचीव हो सके। फर्दर ये है कि अब इस लेसन का ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैं ओवरव्यू लाजमी देता हूँ हर एक लेसन के एंड पर,
तो ओवरव्यू के हिसाब से अगर बात करूँ तो ये लेसन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फनी भी था। जाहिर से बात है कि वाइल लॉस ऑफ एडवांस्ड लाइन मैनशिप जो था वो हमने पढ़ा था। तो इसके जो फनी रूल्स है 2-3 बस आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये वैसे भी आपको याद रहेंगे, 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो वैसे भी याद आ जाएंगे। ओके, लाइंस और क्विज क्या होते हैं और ये किस तरह से इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट व्यू से। ओके, और आपसे पूछा जा सकता है कि लॉज ह्यूमरसली रिफ्लेक्ट करता है किस तरह से, फ्रस्ट्रेशन से रिफ्लेक्ट करता है, और ये एसोसिएटेड होता है वेटिंग इन क्विज और लाइंस के साथ। पेपर पॉइंट व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट कॉमन एक्सपीरियंसेस क्या है, पेपर पॉइंट व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। सीएम डेसी इनसाइट्स अंडरस्कोर क्या है, पेपर पॉइंट व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गुड आर्किटेक्चर मिनिमाइज करते हैं ह्यूमन डिस्कम्फर्ट को किस तरह से, पेपर पॉइंट व्यू से इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन शेप्स होने चाहिए किस तरह से, पब्लिक स्पेसिस के हिसाब से और हमारे मतलब कि इंसानी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। जैसे कि सुपर मार्केट्स, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल सामने देखे होंगे, तो ये पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में। जनरल हॉस्पिटल्स का इन्वायरमेंट किस तरह से रास्ता दिखाता है, हॉस्पिटल्स के हवाले से होना चाहिए इन्वायरमेंट का। तो ये ओवरऑल जो है ना, ये पैराग्राफ पूरा पूरा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको 2-3 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। रॉबर्ट सोमर्स ने क्या ऑब्जर्व किया था हॉस्पिटल्स के डिज़ाइंस को लेकर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लें, मे बी शायद एमसीक्यूज में पूछ लें। की फैक्टर्स इन हॉस्पिटल डिज़ाइंस में नंबर 1 पे ये है कि एग्जामिंग हॉस्पिटल डिज़ाइन रिवील्स जो है वो क्रिटिकल फैक्टर्स के साथ से ह्यूमन बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये 3 तरह के फैक्टर्स हैं, प्रोक्सिमिटी, प्राइवेसी एंड कंट्रोल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हॉस्पिटल डिज़ाइंस को किस हिसाब से जो है वो होना चाहिए मेंटेन करने के लिए इंसानी बिहेवियर्स को। तो सबसे पहले बात है कि इंकरेज हेल्थी बिहेवियर्स फॉर रिहेबिलिटेशंस एंड प्रोवाइड फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल टू ऑपरेट एंड रियलाइज दियर प्रोटेक्शन, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल डिज़ाइंस एंड इसके जो इफेक्ट्स हैं किस तरह से हो सकते हैं, ये ओवरऑल जो है पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसमें मैंने कीमती हाईलाइट पॉइंट्स कर लिए हैं, इनको 2-3 मरतबा पढ़ लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसान हो जाएगा। कंक्लूजन, ब्रिजिंग डिज़ाइन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में आपको जो है वो ये लाइन और ये लाइन, इसी लाइन में से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मज़ीद ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किस तरह से होती है, जो एम्पिरिकल रिसर्च जो किस तरह से रास्ता दिखाती है। तो ये बस घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन ये कंक्लूजन, ब्रिजिंग डिज़ाइन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कम ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल ये था लेसन नंबर 38 का ओवरव्यू। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई जुमला अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 39 में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।